सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं यार। चैप्टर हमने शुरू किया क्या, फंक्शंस। फंक्शंस पर हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी देख लिए कि किस टाइप के फंक्शंस हम लोग होते हैं, बेसिकली फंक्शंस होते क्या है हमने वो समझ लिया। ठीक है, तो हमने बेसिक्स जो थे ना वो तो समझ लिए, इतना अभी के लिए हमारे लिए बहुत है। ठीक, लेकिन अब जो हम लोग आगे पार्ट पढ़ने वाले ना, यहाँ से डिफिकल्टी शुरू हो रही है यार। ये मतलब वो टॉपिक है ना, अब ये जो टॉपिक है ना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये अप्लाइड मैथ्स में भी है, ये नॉर्मल मैथ्स में भी है, बट इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट जाते हैं ना, दैट कैन गो अप टू जेई लेवल। अब ये जेई लेवल क्या है आप लोग को पता है, साइंस स्टूडेंट पता है, जो पीसीएम वाले हैं, इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले, वहां तक के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ना, दैट इज इन टेक्स्ट बुक एज वेल, दैट इज फॉर जेईई लेवल एज वेल। तो ये जो आप करने वाले हो, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होने वाले। ठीक है, आज के लेक्चर में डोमेन रेंज होता क्या है एंड इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो हम लोग इंटरवल आज समझेंगे एंड देयर वी विल बी एंडिंग दिस लेक्चर अप। तो आज के टॉपिक क्या है यार, आज का टॉपिक है बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन। आज का टॉपिक क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो यार आपको पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मेन आपका समझ में आना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये आपका आज का मेन टॉपिक है। उसके अंदर ही आपका क्या आता है, डोमेन आता है, और उसी के अंदर आपका क्या है आता है, रेंज आता है। और ये डोमेन रेंज के क्वेश्चन के अंदर, डोमेन रेंज के क्वेश्चन के अंदर असलियत आती है किस चीज़ की, असलियत आती है आपकी इंटरवल्स की। इसका सबसे ज़्यादा होता है यूज। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जो जेई वाले स्टूडेंट होंगे ना, वो बोलेंगे यार इंटरवल्स तो हमें सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, इसी वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि डोमेन रेंज में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो let's start with the chapter with this part of real valued functions. So real valued function, एक फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, रियल हो। हिंदी में रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, रियल हो। अब इसका मतलब क्या हो गया यार, याद करो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या था। ये आपका फंक्शन होता है, मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अगर आपका f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, क्या मैं बोल रहा था 1 का इमेज 4 है, तो दिस वाज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग को, पूरे क्वेश्चन आंसर का सेट पता है यार, एक लेक्चर पूरा उसी पर था। तो 1 की इमेज क्या है, 4, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4। इतना आप लोग को बात क्लियर थी, बस। तो इसी बात पर अब ध्यान से इस बात को समझना, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, अगर आपका एक फंक्शन डिफाइंड है, f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। अगर आपका एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट x टू सेट y, तो रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो सेट x है ना, ये सबसेट ऑफ r है, ये सबसेट ऑफ r है। ठीक है, एंड y भी क्या है, सबसेट ऑफ r है। अब मतलब क्या हो गया, अब ये r के रिलेशन नहीं है, r के रियल नंबर्स का सेट। r क्या है, रियल नंबर्स का सेट। मतलब जो मेरा x है, जो कि क्या है, मेरी लड़कियां एक तरीके से है ना, वहां पर लड़कियां थी, तो बेसिकली जो सेट x है, जो आपका जहां से मैपिंग होती है। अच्छा, मैंने आपको एरो डायग्राम बताया बट आपको मैपिंग नहीं बताया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग। मैपिंग मींस एक नंबर ले लिया, उसका मैप किया आपने दूसरे नंबर तक। जैसे कि हमने ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाया, 1 इज मैप्ड टू 4, 1 इज मैप्ड टू 4, 2 इज मैप्ड टू 5, 3 इज मैप्ड टू 6। क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल फंक्शन है, सिंपल सी बात है। अब बात ये है, ये होता है सेट x, ये होता है सेट y। क्या मैं बोल सकता हूँ x इज अ सबसेट ऑफ r? जी हाँ बिल्कुल, 1 2 3 रियल नंबर्स के सेट में आते ही हैं, तो x इज अ सबसेट ऑफ r। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे रियल नंबर में लिस्ट डाउन कर दूं, इसलिए मैंने इक्वल टू भी डाला है। ठीक है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब कुछ ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं, हाँ, इस कंडीशन में x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r। ठीक है, इस कंडीशन में जो मैं कंडीशन ले रहा हूं। अब बात ये आती है, x इज अ सबसेट ऑफ r।
क्या मेरा y भी सबसेट ऑफ आर है? जी हाँ है, मेरा y भी सबसेट ऑफ आर ही है। तो ऐसा फंक्शन जिसके x भी सबसेट ऑफ आर हो और y भी सबसेट ऑफ आर हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। पता लगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है? जो आप x ले रहे हो और जो आप y ले रहे हो वो एक्चुअली रियल नंबर होने चाहिए। बस बात खत्म। इतना सा मतलब था। ठीक है, इतना सा आपका मतलब था। आई बात समझ? तो रियल वैल्यूड फंक्शन का आपको मतलब समझ में आ गया कि x जो सबसेट है, x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, y इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसे फंक्शन जब डिफाइंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। बेसिक नॉलेज इतनी सी ही चाहिए अभी के लिए, और आपको चाहिए भी नहीं। ठीक है, बहुत है अभी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, है ना? डोमेन और रेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज याद करो, कब पढ़ा है? रिलेशन में पढ़ा है। डोमेन क्या था? इनपुट। रेंज क्या है? आउटपुट। बताया है कब? वो फ्रूट सेलर बताया था मैंने कि ऑरेंज लिया, इनपुट में डाला, फ्रूट जूस आउटपुट में आया। ठीक है, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन यहां पर और जोड़ दो। ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन वाली क्या चीज है याद कर लेते हैं एक बार। डोमेन इज ऑलवेज योर फर्स्ट कंपोनेंट। याद है, ऑर्डर्ड पेयर में अगर एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिखा है तो उसको हम डोमेन बोलते थे। वैसे ही अगर मेरा एक फंक्शन, जिस हिसाब से यहां पर एक फंक्शन मेरा डिफाइंड है, f इज इक्वल टू 1 4, f इज इक्वल टू 1 4, देखो इसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं है। 1 4 नहीं बना ही लो। 1 4 2 5 एंड 3 6, ये आपका सेट है। ये आपका बेसिकली एक फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन की सारी क्या बोलते हैं जो क्वालिटीज होती है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज ऑक्यूपाइड एज वेल एज सबका एक ही इमेज है, ओनली वन इमेज इज देयर। तो ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट। तो हम लोग डोमेन लिखते कैसे? डी ऑफ एफ। डी ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो रिलेशन में ना डोमेन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो डी ऑफ एफ, डी ऑफ एफ तो नहीं बोलते इसको, डी ऑफ मतलब सबस्क्रिप्ट में एफ लिखा जाता है। ठीक है ना? डी स्टैंड्स फॉर डोमेन। सो डोमेन ऑफ एफ इज बेसिकली व्हाट? डोमेन ऑफ एफ इज बेसिकली व्हाट? एक्स is such that, अगर मैं सेट में लिखूं, x is such that x belongs to the set x where the function is defined from x to y। मैं पहले से ही बता रहा हूं फंक्शन कहां से डिफाइंड है? सेट x टू सेट y डिफाइंड है। ठीक है, सेट x टू सेट y डिफाइंड है फंक्शन। तो डोमेन ऑफ f इज डिफाइंड एज सेट x is x is such that x belongs to x and x, y आपका किसको बिलोंग करता है? टू द फंक्शन बिलोंग करता है। ठीक है, x, y आपका किसको बिलोंग करता है? फंक्शन को बिलोंग करता है। तो यहां पर आपका डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। यहां पर आपका डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? इट इज इक्वल टू y, है ना? y होता है, y होगा x, y ऑर्डर्ड पेयर है ना हमेशा मेरा, x, y, तो y हमेशा रेंज होता है। तो y इज सच दैट y belongs to the set y and x, y belongs to your function। ठीक है, तो ये आपका रेंज की डेफिनेशन हो गई। अब बात ये आती है कि भाई आपने मुझे रिलेशन में भी डोमेन रेंज सिखाया, सही बात है यार। बात ये भी आती है कि आप मुझे फंक्शन में भी डोमेन रेंज सिखा रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या है? आपने वहां पर भी सिखाया, आप यहाँ पर भी सिखा रहे हो, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो यहाँ पर भी सिखा रहे हो वापस। हाँ जी, डिफरेंस है, डिफरेंस है। याद करो, याद करो, अगर आप लोग वो क्वेश्चन आंसर देखोगे डोमेन रेंज के बाद जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने एक डायग्राम कुछ इस टाइप का बनाया है। डायग्राम मतलब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, बट डायग्राम कुछ इस टाइप का था। मैं एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूं,
ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सारे एलिमेंट ऑफ एक्स ऑक्यूपाइड ही नहीं है, वहीं से पता लग रहा है कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट ये एक रिलेशन है, ये मुझे पता है, ठीक है। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात ये थी कि जब मैं डोमेन वहां पर स्पेसिफाई कर रहा था रिलेशन का, तो इट वाज ऑलवेज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। दैट मेंट द आंसर ऑफ डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, अगर ये रिलेशन आ रहे तो इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3। क्या 4 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा? 5 6 और 8। सही बात है। लेकिन फर्क क्या है डोमेन ऑफ फंक्शन में? डोमेन ऑफ फंक्शन इट इज ऑलवेज द सेट एक्स, इट इज ऑलवेज द सेट एक्स। भाई ऐसा क्यों? इट इज व्हाई इट इज ऑलवेज द सेट एक्स? बिकॉज द सेट एक्स इज फुल्ली ऑक्यूपाइड इन फंक्शन। आपका जो सेट एक्स है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड होता है फंक्शन में, जबकि रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको पूरा एक्स ऑक्यूपाई करना है, जबकि डोमेन ऑफ फंक्शन में आपका पूरा एक्स ऑक्यूपाई होगा। तो इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें लिखा होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, मैं डेफिनेशन यार नीचे से पढ़ लेना, मुझे ना इंग्लिश इतनी नहीं आती, ठीक है। बहुत लोग मुझे जानते हैं, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। बट द थिंग इज that for every real value of x, there exists a real value of y। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? जो स्टार्टिंग का सेट होगा। तो ये जो x सेट है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये आपका क्या हो गया? बेसिकली पूरा का पूरा डोमेन है, पूरा का पूरा डोमेन है। अगर हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना अगली बात, ठीक है। रेंज इज ऑलवेज द आंसर, ठीक है, रेंज इज ऑलवेज द आंसर। तो अब मैंने लेट सपोज ये बना दिया, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं बनाता, कुछ और बना देता हूँ। 4 को लेट सपोज आई मैप विद 6 इटसेल्फ, 4 को भी मैं 6 के साथ ही मैप कर देता हूँ। क्या ये फंक्शन है? पहले तो ये चेक करो, 1 2 3 4 ऑक्यूपाई हो रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टिक हो गई। दूसरी कंडीशन सबका एक एक एलिमेंट है, हाँ जी सबका एक एक एलिमेंट है, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया? मेरा फंक्शन बन गया। रिलेशन भी था, रिलेशन तो है ही है, और फंक्शन भी बन गया, ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शन बन गया, इसका डोमेन क्या है? पूरा सेट x 1 2 3 4। इसका डोमेन क्या है? पूरा सेट x जो कि है 1 2 3 4। ये मेरा x सेट है, ये मेरा y सेट है। इसकी रेंज क्या है? रेंज सिर्फ 5 6 और 8 है, द आंसर सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ y इज द रेंज, या फिर f ऑफ x जो कि मुझे वैल्यू मिलती है, वही सिर्फ रेंज में आता है। तो कोडोमेन क्या था? मैंने आपको पूरा बताया, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? ये पूरा सेट y। कोडोमेन इज ऑलवेज द फुल सेट y, डोमेन इज ऑलवेज द फुल सेट x इन फंक्शंस। समझ में आया? तो डोमेन क्या होगा? 5 6 7 8। आप लोग को पता है पूरा सेट डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है? जो आंसर सोल्यूशन है, मतलब 5 6 और 8 आपकी क्या है? रेंज है। तो आई होप आपको डोमेन रेंज का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक ऑफ डोमेन रेंज। क्वेश्चंस पर नहीं आया, क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, डरा नहीं रहा, समझाऊंगा बहुत डिटेल में, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक ग्राफ अच्छे से बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और तुम लोग गारंटी दे रहा हूँ यार, सीख के जाओगे बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है ना। बट कहीं पर भी क्वेरी हो, प्लीज इंस्टा आईडी कहीं पर भी, जहां पर भी मैसेज करना है करो यार, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सोच रहा हूँ मैं खोलने का, वो भी खोल दूंगा, जहां पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो फ्रीली, ठीक। तो डोमेन रेंज हुआ खत्म, तो यहां पर आपका स्टार्टिंग पार्ट हो गया खत्म। लेट्स एंड दिस लेक्चर विद द इंटरवल्स पार्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल? इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई? क्या था इंटरवल का मतलब? कैसे पता लगेगा? सोचो, मूवी देखने गए हैं, 15 मिनट का इंटरवल आ रहा है, सही बात है। इंटरवल क्या है? ब्रेक, एक तरीके से ब्रेक है, ब्रेक और लिमिटिंग ब्रेक है। लिमिटिंग ब्रेक का क्या मतलब है? इस पोजीशन से उस पोजीशन तक, सही बात है कि भाई
1.5 घंटे की मूवी जैसी ही खत्म हुई 15 मिनट का ब्रेक है। अगर 9 बजे मूवी स्टार्ट हुई होगी, 12 बजे तक की मूवी है। देखो आजकल 3 घंटे की बनती नहीं, पहले 3 घंटे की बनती थी, ठीक है। हम अपने पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा 10:30 से 9 o'clock मूवी शुरू हुई, 10:30 से 10:45 आपका क्या होगा ब्रेक होगा, ठीक है। मूवी इज फॉर 2 hours 45 minutes, ब्रेक इज फॉर 15 minutes, टोटल 3 hours। सो 10:30 से जनरली आपका ब्रेक शुरू होता था 10:45 तक। तो आपको एक क्या मिल गया, इंटरवल मिल गया फ्रॉम 10:30 to 10:45। मैथ्स में भी सेम चीज़ होती है, ऐसा इंटरवल होता है। अब किस टाइप के इंटरवल होते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इंटरवल्स आर ओपन इंटरवल, ठीक है, वी हैव क्लोज्ड इंटरवल, वी हैव सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड ये है मेरे पास, और ओपन क्लोज बेसिक इंटरवल ये होते हैं। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज एक ही बात है एक तरीके से, ठीक है। ये पूरा एक ही माना जाता है, इस पर कॉमन नहीं लगाऊंगा। सेमी ओपन सेमी क्लोज एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्या करेंगे, ध्यान से समझना। आप लोग को नेचुरल नंबर्स पता है, आप लोग को रियल नंबर्स पता है, आप लोग को सारे नंबर्स पता है, ठीक है। आपको रैशनल रियल होल सब कुछ पता है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैं जितने भी सेट्स लिखने वाला हूँ ना, दैट विल बी डिफाइंड ऑन रियल नंबर प्लेन, क्योंकि मैं रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं रियल नंबर प्लेन की ही अभी बात करूँगा, ठीक है। अगर मुझे एक रियल नंबर लाइन बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगा, सिंपल एक नंबर लाइन, एंड बीच में 0 होगा, और आपको पता है ये -इंफिनिटी होगा, ये +इंफिनिटी होगा। ये चीज़ आ गई आप लोग के लिए क्या, नहीं, आप लोग ने कभी ये मेंशन नहीं किया -इंफिनिटी एंड +इंफिनिटी, सही बात है, ठीक है। यू हैव नेवर मेंशन -इंफिनिटी एंड +इंफिनिटी ऑन योर नंबर लाइन इन क्लास 8, 9, 10, जब भी आप लोग ने रियल नंबर रैशनल नंबर पढ़े। लेकिन आप लोग को ये पता है दैट नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड रेंज अप टू इंफिनिटी, दिस यू नो, अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये आपको पता है, ठीक है। बट आपको ये नहीं, आपने कभी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये कभी साइन यूज नहीं किया। इंफिनिटी का साइन आई होप आप लोग को पता होगा क्या होता है, दिस इज इंफिनिटी का साइन, ठीक है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो -इंफिनिटी इज नेगेटिव नंबर जहां पीछे तक जा सकते हैं, +इंफिनिटी इज पॉजिटिव नंबर जहां तक जा सकते हैं, एंड इंफिनिटी इज समथिंग विच इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी थियोरीज है, आपको पढ़नी है पढ़ लो कि व्हाट इज इंफिनिटी वगैरह वगैरह, क्या हैज एनीबडी रीच्ड इंफिनिटी वगैरह वगैरह, यू कैन स्टडी। बट इंफिनिटी अभी हमारे लिए क्या है, द नंबर विच इज नॉट नोन टू अस बट इट एग्जिस्ट, ठीक है, अभी के लिए इट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या, इंफिनिटी आपके लिए लेट सपोज होगी $1 अरब, ठीक है। 1 अरब में पता नहीं कितने जीरोस आते होंगे, 1 ट्रिलियन, ठीक है। एक आपके लिए, मेरे लिए इंफिनिटी क्या है, 1 ट्रिलियन एंड 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन 1 बिलियन, मतलब 1.1 ट्रिलियन एक तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसा नंबर जो एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं पता कि वो कहाँ पर है, वो इंफिनिटी, हमें एक्चुअली में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो एक के लिए क्या होगा 1.11 ट्रिलियन, ठीक है, उतना दूर तक उसको पता है कि नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा, ठीक है। तो वो कुछ इंफिनिटी जैसी कोई चीज हो गई, वो आप लोग को आइडिया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब जब आपका x ऐसा लिखा हुआ होता है। मैं सिर्फ यही एग्जांपल लेने वाला हूँ 4 से 10, मैं इसको आपको ग्राफिकल वे में बताऊंगा। देखो जितने भी इंटरवल होते हैं वो नंबर लाइन पर प्लॉट किए जाते हैं, जो भी नंबर्स जहां से जहां तक दिए हुए होते हैं आपको वो नंबर्स बनाने होते हैं, और देर आर 2 साइंस, वन इज ओपन, वन इज क्लोज्ड। ओपन मीन्स सर्कल ओपन, क्लोज्ड मीन्स सर्कल में आपने रंग भर दिया, ठीक है, आपने पेन से भर दिया। नाउ हाउ टू चेक वेदर अ गिवन स्टेटमेंट इज एन ओपन इंटरवल और अ क्लोज्ड इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू इज इक्वल टू दैट नंबर, व्हेन द वैल्यू इज इक्वल टू दैट नंबर,
ओपन इंटरवल इज व्हेन द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बट इट इज जस्ट लेस देन दैट नंबर, जस्ट लेस। इसका मतलब क्या, यहां पर ये 10 के इक्वल नहीं है, मेरी x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है। पहले तो इसको पढ़ते कैसे, x रेंजेस फ्रॉम 4 to 10 बट बोथ आर ओपन, both are open interval and the graph goes from this region to this region। कैसे मुझे पता लगा 4 to 10, क्योंकि x में कोई भी वैल्यू ले लूं, लेट्स सपोज 6, क्या 6 4 और 10 के बीच में लाई करता है? जी हाँ लाई करता है, जी हाँ लाई करता है। तो इसका मतलब मेरी क्या बात हो गई यहाँ पर, बात ये हो गई कि आपका जो नंबर x है, जो आपका वेरिएबल x है, that is basically the numbers lying between 4 and 10, numbers lying between 4 and 10। समझ में आया, numbers lying between 4 and 10, ठीक है। तो आपने ये सारे शेड कर दिए, ये है ओपन इंटरवल। इसको लिखते कैसे ये समझना है, 4 से लेकर के 10 कर्ली ब्रैकेट, ओपन इंटरवल इज यूज्ड एज कर्ली ब्रैकेट। और यही चीज अगर मैं इक्वल टू में बात करूं, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। 4 से 10 क्लोज्ड, क्लोज्ड, आंसर रेंजेस फ्रॉम 4 to 10। लिखते कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 4 to 10। मतलब ओपन जब भी ब्रैकेट होगा दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर सोल्यूशन, दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर सोल्यूशन। मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है बट 9.99999999999999999999999 इंक्लूडेड है, ठीक है, समझ में आया, वो इंक्लूडेड है। 4.0000000000000000001 इंक्लूडेड है बट 4 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर 4 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। आई बात समझ, ये समझ में आया मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड? सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है एक पार्ट कोई ओपन है और एक पार्ट कोई क्लोज्ड है, या फिर कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा बंद आधा खुला हुआ। तो 4 से 10, यहाँ पर 4 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर ओपन सर्कल और आंसर ये रेंज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ओपन में 4 कर्ल, ये जो कर्ल वाले इसको क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट शोज ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट शोज क्लोज। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। वहीं पर ये वाला सेट कैसा लिखा जाएगा, यहां पर क्लोज्ड है, यहां पर ओपन है, ये वाला आंसर सॉल्यूशन है, ये 4 पर क्लोज्ड 10 पर ओपन। समझ में आया, समझ में आया, सेमी क्लोज ये सारे इंटरवल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपको ये बोल दे, सिर्फ ये बोल दिया जाए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x 4 से बड़ा जा रहा है और 4 इंक्लूडेड है, 4 से बड़ा जा रहा है एंड 4 इंक्लूडेड है। इसका मतलब कहना इसे कि 4 से इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे आंसर सोल्यूशन में होंगे। जी हाँ, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, 1 अरब ले लो, 1 ट्रिलियन ले लो, 1 बिलियन ले लो, कुछ भी ले लो, सब आंसर में आते हैं। तो ऐसे को क्या लिखते हैं, 4 इज इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। क्यों वो इंक्लूडेड नहीं होता, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इंफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। आई नो इट एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा शायद तक, ये मेरी थियरी है, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, शायद कभी ना कभी एज पर टेक्नोलॉजी हम लोग शायद पहुंच भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। तो 1 ट्रिलियन तक जाना है या 1.1 ट्रिलियन तक जाना है मुझे नहीं पता, तो आई विल पुट एन ओपन इंटरवल कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू 10 तक जाना है, नहीं 10 से जस्ट नीचे तक जाना है, ठीक है। अब मुझे इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मुझे कहां तक जाना वो नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन पुट कर देते हैं इसके लिए,
ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता जहां पर वो क्लोज होगा, जहां पर मेरी वैल्यू रुक जाएगी, वो पॉइंट मुझे नहीं पता, इसलिए हम ओपन डाल देते हैं। समझ में आया, पता लगा। और अगर आपको ये पूछा होता x इज लेस देन -10, तो आप क्या करते, देखो -10 यहाँ डालते, -10 यहाँ लिखते, और मैं एक लास्ट एग्जांपल लिखूंगा और खत्म करेंगे। -10 से छोटी वैल्यू मतलब ये वाली, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, ये जरा ध्यान से समझना। ये -∞, हमेशा याद में रखना, हमेशा याद में रखना, द नंबर्स आर रिटन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर। लोअर टू हायर ऑर्डर का क्या मतलब है, 4 छोटा है ना 10 से, 4 छोटा है ना 10 से, तो पहले 4 लिखा। -∞ छोटा होगा या -10 छोटा होगा, सिंपल सी बात है, -∞ में कोई भी एक वैल्यू डाल लो, लेट सपोज -100, मुझे पता है कि -100 तक ही वैल्यू जाती है, एक एजम्पशन ले लिया, -100 छोटा है या -10 छोटा है, ऑब्वियसली -100, तो -∞ से मेरी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -10 तक जाएगी। -∞ तो ओपन होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कहाँ पर मेरा बंद हो रहा है। क्या -10 भी ओपन होगा, जी हाँ, -10 भी ओपन होगा। समझ में आया। एंड द लास्ट एग्जांपल जो मैं इधर बनाऊंगा आपके लिए, वो है आपका x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 1। x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 1 एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं वो जरा ध्यान से देखना। आप पहले दोनों नंबर, जो भी नंबर दिखे वो पहले प्लॉट कर दो। 1 पहले आएगा नंबर लाइन में, 4 इधर आएगा। 4 ओपन है, ठीक है, 1 ओपन है। 4 से बड़े सारे नंबर्स, 1 से छोटे सारे नंबर्स, और मुझे एक ही सेट में इनका आंसर लिखना है, एक ही सेट में इनका आंसर लिखना है। इसका मतलब क्या होगा, यूनियन दूंगा, पढ़ा है ना यूनियन। तो कैसे लिखेंगे, द आंसर विल गो फ्रॉम, ये -∞ है, तो आंसर विल गो फ्रॉम -∞ टू 1, दोनों ओपन, क्योंकि 1 भी ओपन है, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ गए -∞ से 1 में, एंड यूनियन लूंगा, और बाकी नंबर्स कौन से होंगे, 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी जितने भी नंबर्स है वो सारे मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और -10 -9 -8 -7 -6 वो सब आ गए। समझ में आया। तो कब हम यूनियन यूज करेंगे, ऐसा। इंटरसेक्शन कब यूज करेंगे वो मैं आप लोग को लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जब हम लोग टिपिकली डोमेन रेंज करेंगे। इंटरसेक्शन कब यूज होता है, एग्जैक्टली जब एंड वर्ड यूज होगा। यहाँ पर और वर्ड यूज है, मैंने आप लोग को बताया यूनियन इज फॉर और वर्ड, जब आपको दोनों सोल्यूशन सेट एक साथ चाहिए, ठीक है ना, तो हमने यूनियन लिया। इंटरसेक्शन क्या होता है, चलो एक छोटा सा बता देता हूँ। इंटरसेक्शन यहाँ पर विल डू इट, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। एक्चुअली में ये मैंने यही लिखा है, x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 10। लेकिन अगर आप बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, वो सबसे पहले समझो। यू विल बी मेकिंग 4 ओवर हियर एंड 10 ओवर हियर। यू विल बी मेकिंग x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, सॉरी, मतलब ये सारे आंसर्स। x इज ग्रेटर देन 4 में 11 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 13 भी आते हैं, 14 भी आते हैं, सारे आंसर आते हैं। एंड x इज लेस देन 10, 10 ओपन है, और उससे 10 से लेस देन सारे हैं, ठीक है, 10 से लेस देन सारे हैं। तो -2 -1 0 1 2 3 वो सारे आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि x का ग्रेटर देन 4 भी हो एंड x इज लेस देन 10। एंड वर्ड यूज किया, मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहां पर दोनों में कॉमन आ रहा हो, एक आपका ये वाली लाइन जा रही है, एक आपकी ये वाली लाइन जा रही है, दोनों में कौन सी एरोस कॉमन आ रही है, ये वाले पार्ट की, ठीक है। Therefore the answer set would be 4 से 10, 5 6 7 8 9, ये सारे आंसर्स इन दोनों में सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। सो गाइस, आई होप आप लोग को इंटरवल्स प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, ठीक है। इंटरवल समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना फंक्शंस अधूरा है। आपको बीच में कट भी दिखाई दिया होगा, क्योंकि वीडियो रुक गई थी एक टाइम लिमिट तक।
इसलिए ठीक है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. शबा केयर. स्टे नेगेटिव. थैंक यू. बाय.